रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। हम इससे पहले तीनों कॉन्सेप्ट को मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आज हमने मूव करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद रिएक्शंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन विद मेटल्स देख लेते हैं। एसिड्स और मेटल्स के दरमियान जब भी रिएक्शन होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। याद रखिएगा बेटा, ये जनरल रिएक्शन आपको लाजमी याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के दरमियान रिएक्शन अगर करवाएं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये पोर्शन आपने बेटा एनुअल एग्जाम में नहीं लिखना। पेपर में अगर आपको ये सवाल आता है तो ये हिस्सा आपने नहीं लिखना, लेकिन केमिस्ट्री समझने के लिए आपको ज़रूरी है याद करने के लिए कि आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जिंक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, Zn+2 उसके ऊपर चार्ज आता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट आयन में तब्दील होता है और साथ 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। सवाल ये है कि यहाँ पे जिंक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों खारिज किया। तो बेटा आपको कई बार बोला है कि पीरियाडिक टेबल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीरियाडिक टेबल पर देखें तो एक सेंटर में जो डी ब्लॉक वाला पोर्शन है उसमें एक 2b के नाम से जो है ग्रुप दिया होता है, उसके अंदर जिंक मौजूद होता है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने वैलेंस शेल वाले दोनों इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। अगर हम केमिस्ट्री रिएक्शन की देखें तो इस दौरान हमने देखा कि मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन खारिज करने हैं। एसिड ये देखो मेटल जो है खारिज कर रहा है। एसिड ने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने हैं। हाइड्रोजन आयन जो होंगे वही इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने खारिज किए थे वो गेन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और मेटालिक कटाइन जो है। और इसी तरह एसिड का एक अनायनिक पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे सल्फेट है। ये आपस में मिलके साल्ट बनाएंगे। तो ये देखो Zn+2 और सल्फेट -2। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में पढ़ा था कि जब वैलेंसी सेम होती है तो वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाती है। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट जो है फार्मूला बन गया और ये एक हाइड्रोजन आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन एटम बनता है। दूसरा हाइड्रोजन आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो दूसरा हाइड्रोजन एटम बनेगा। तो चूंकि अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक हालत में भी स्टेबल होते हैं, कुछ डाईएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट उसी तरह डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 एटम्स मिलकर रहते हैं। तो ये दोनों में एटम मिलेंगे तो H2 मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा। जो हमारे पास मैग्नीशियम, जिंक वगैरह जो मेटल हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके साथ डाइल्यूट एसिड के रिएक्ट करने की स्पीड जो है वो कदरे मॉडरेट होती है, दरमियाने दर्जे की होती है। इसकी वजह क्या है याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिड के पास कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कम होगी। अब H पॉजिटिव की कम होगी तो H पॉजिटिव ने मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने थे। जिसने इलेक्ट्रॉन निकालने थे उसकी मकदार ही कम है, ताकत ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकेगा। तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो याद रखिएगा एसिड प्लस कार्बोनेट। हम पहले ये सीखेंगे कि कार्बोनेट्स होते क्या है। ये CO3-2 को जो है कार्बोनेट कहा जाता है। याद रखिएगा इसको कार्बोनेट कहने की क्या वजह है। कार्बन मौजूद होता है और इसके साथ अगर हम गौर करें तो 8 का इजाफा किया गया है। याद रखिएगा कि इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है। जब भी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके आखिर पे ATE का इजाफा कर देते हैं। जैसा कि बेटा आप ये पढ़ते हैं सल्फेट आयन, इस सल्फेट के ऊपर SO4-2 सल्फेट, सल्फर से लफ्ज़ सल्फ लिया गया, ATE का इजाफा किया गया क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर माइनस चार्ज है। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर है और वो कार्बन और ऑक्सीजन का था। तो 8 इसलिए कि वो माइनस चार्ज को इंडिकेट कर रहा होता है। तो एसिड प्लस कार्बोनेट जब भी रिएक्शन होता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर खारिज होता है।
इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। फिर वही बात कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपने एनुअल एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो 2 मॉलिक्यूल HCl के लिए 2 क्लोराइड बनेंगे और 2 ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, चूंकि एक मॉलिक्यूल से एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो सकता है। सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज हुआ, 2 सोडियम आयन बने और एक कार्बोनेट आयन बना। एक कार्बोनेट आयन फर्दर आयोनाइज हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में तब्दील होता है। इस दौरान सोडियम कार्बोनेट में से आने वाले सोडियम आयन वो HCl में से आने वाले क्लोराइड आयन को कैप्चर करते हैं, यानी कि उनके साथ कंबाइन होता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी दौरान जो सोडियम कार्बोनेट से कार्बोनेट बना था वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में तब्दील हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो एज सच हमने लिख लिया, और ये ऑक्साइड आयन जो है ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिला। तो अगर आपको याद हो, आपने पहले 9th क्लास में हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में ये बात पढ़ी हुई है कि हमारे पास वैलेंसी जो होती है वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखी जाती है। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्साइड पे -2 है। ये -2 विदाउट साइन नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इसका मतलब कि इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने HCl से क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन हासिल हुए, इस्तेमाल कर लिए, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम आयन हासिल हुआ, हमने इस्तेमाल कर लिया, कार्बोनेट हमने इस्तेमाल नहीं किया। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो इसको हमने इनसर्कल नहीं किया, लेकिन देखें बेटा कार्बोनेट से ये 2 चीज़ें बनी थी, जब ये दोनों इस्तेमाल हो गई तो इसका मतलब कार्बोनेट इस्तेमाल हो गया, ठीक। अगर हम इसकी केमिस्ट्री को देखें तो इस दौरान भी एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और साथ में अनाइन। मैंने लफ्ज़ अनाइन लिखा क्योंकि अनाइन शुड बी क्लोराइड if you use HCl, anion should be nitrate if you use nitric acid, anion should be sulfate if you use sulfuric acid and so on। सो अनायनिक पार्ट कोई भी हो सकता है। उसके बाद मेटेलिक कार्बोनेट, मैंने ये भी इसीलिए लिखा कि सोडियम कार्बोनेट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप पोटेशियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो, वट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मेटेलिक कार्बोनेट जो है वो मेटेलिक कटाइन को प्रोड्यूस करेगा और साथ में कार्बोनेट आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो कार्बोनेट आयन होता है वो फर्दर ऑक्साइड आयन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस दौरान मेटेलिक कटाइन और अनायनिक पार्ट ऑफ एसिड, जो बेस का मेटेलिक कटाइन, ये देखो हमारे सोडियम कार्बोनेट का जो मेटेलिक कटाइन था वो और एसिड का अनायनिक पार्ट आपस में मिलते हैं और साल्ट जनरेट करते हैं। इसी तरह ऑक्साइड आयन जो कि हमें कार्बोनेट आयन से हासिल हुआ था वो और एसिड में से प्रोड्यूस होने वाले H पॉजिटिव आयन आपस में मिलके वाटर जनरेट करते हैं। उसके बाद बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है, वो बेटा आपके लिए क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ। आज आपने शाम तक मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके इसी तरीके के तहत कि एसिड प्लस बाइकार्बोनेट रिएक्शन हो तो क्या क्या बनता है, नीचे एक एग्जाम्पल आपने, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बाइकार्बोनेट की आयोनाइजेशन कैसे करवाएंगे आप सारा, और उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन की हेडिंग देके कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पे आज का एक क्वेश्चन है और कोई असाइनमेंट नहीं, ये क्वेश्चन है, आपने मुझे ये सेंड करना है, ठीक है। और मैं ये वाज़ेह करता चलो कि काफ़ी बच्चे जो है वो अब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन चंद एक बच्चे नहीं अभी भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो मेरे फिंगर टिप्स पे उनके नाम हैं, आप लोग अगर आज सेंड कर देंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज ये बच्चों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। मैं आपको मेंशन करता चलूँ यहाँ पे बेटा। उसके बाद नंबर 3 पे रिएक्शन विद बेस, एसिड और बेस के दरमियान जब भी रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर जनरेट होता है। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन हुआ, सोडियम क्लोराइड और वाटर जनरेट हुआ। अंडरस्टैंडिंग के लिए HCl आयोनाइज हुआ क्लोराइड नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हुआ तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में तब्दील हो गया। अगर रिएक्शन की केमिस्ट्री देखें तो एसिड ने H पॉजिटिव आयन और अनायनिक पार्ट प्रोड्यूस करना है, बेस ने मेटेलिक कटाइन और साथ हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करने होते हैं,
उसके बाद जो एसिड का H पॉजिटिव होता है वो बेस के अनायनिक पार्ट OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है। इसी तरह एसिड का जो अनायनिक पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है वो बेस के कटायनिक पार्ट के साथ रिएक्ट करके मुतल्लका साल्ट बना देता है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था बेटा। जो मैंने आपको बाइकार्बोनेट वाला क्वेश्चन दिया है उसके रिलेटेड या इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग इनबॉक्स में बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा। बाकी 2 रिएक्शन रह गए वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे।